हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी जो टॉपिक चल रही है वो है बेसिकली यूनिट 3 पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसकी आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। जिसकी टॉपिक है क्या आपको स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस। तो मतलब रूरल फाइनेंस के स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे। मतलब रूरल एरियाज में जो फंडिंग की जा रही है या फिर वहाँ पर जो क्रेडिट का फ्लो हो रहा है उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, वो सारी चीजें हम बेसिकली आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो क्या दिया है आपको, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस इन इंडिया। इंडिया में जो रूरल फाइनेंस की स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में, वो उसको आपको बताना है। तो देखो, बेसिकली जो फाइनेंसिंग काम होती है ना, चाहे कोई भी सेक्टर आप ले लो, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, डेवलपमेंट ले लो, टेक्नोलॉजी, तो वो बेसिकली जो फाइनेंसिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है फॉर्मल सेगमेंट में, एक होता है नॉन फॉर्मल सेगमेंट में। मीन्स फॉर्मल सेगमेंट मतलब आपका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, मतलब एक प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज तरीके से आपको फंडिंग की जाती है। तो ऑर्गेनाइज तरीके से फंडिंग आपको कौन करेगी? वो वही इंस्टीट्यूशन करेगी जो बेसिकली कहाँ आती है, गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ठीक है, या फिर जो बैंक्स होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट, सॉरी, वो सब आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जहां पर आपको ऑर्गेनाइज तरीके से आपको फंडिंग की जाती है। तो जो फॉर्मल सेगमेंट्स आते हैं उसमें आपको कौन कौन से हैं, वो हो गया आरबीआई हो गया, नबार्ड हो गया। इसके अलावा जो भी प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक हैं, फिर आरआरबीज हो गए, एलडीबी, एससीबी, जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, या पैग हो गया, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, या फिर जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बैंक्स होती है, या फिर एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे आपके ऑर्गेनाइज्ड या फिर फॉर्मल सेगमेंट्स हैं। किसके? तो रूरल फाइनेंस के। जिसमें जो आरबीआई होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवरऑल सारी मॉनिटरी वही देखता है। ठीक है, किसकी? तो जो भी पॉलिसी बन रही है, ठीक है, उसको वो मॉनिटर करता है। किसके रिगार्डिंग? तो फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग। फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग जो भी मॉनिटरिंग होनी है या फिर जो भी पॉलिसी बननी है उसकी मॉनिटर कौन करता है? वो आरबीआई इसी के ऊपर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी नबार्ड हो गए या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक्स हो गए, इसको जो एकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करता है? तो वो है आपका आरबीआई। ठीक है, जो बेसिकली आपको किसके लिए काम करती है? फंडिंग का काम करती है। किस लेवल पे? तो सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, आरबीआई किस लेवल पे काम करती है? सेंट्रल लेवल पे काम करती है। यही हर एक बैंक को, हर एक जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसको ये भी फाइनेंस करती है। ठीक है, उनको ये फाइनेंसिंग करती है। इसके अलावा जो भी निबार्ड हो गया, एडबीआई, जो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर रूरल इंडस्ट्री में काम करती है, रूरल इंडस्ट्री वाले लोगों को फाइनेंस करती है। तो उसको ये क्या करती है? आरबीआई एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, उसको फाइनेंसिंग करती है। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये बदले में कॉमर्शियल बैंक को क्या करती है? रीफाइनेंस करती है। अभी मैंने बताया था ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है वो कमर्शियल बैंक को रिफाइनेंस करती है। इसमें आपको आरआरबीज आ गए, एसएससीबी आ गए, या फिर जो भी स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक है वो सबको क्या करती है? वो रिफाइनेंस करती है। ठीक है, इसके अलावा जो नबार्ड से जो रिफाइनेंस किया जाता है उसको, जो भी रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली 3 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ये लेंडिंग के थ्रू उसको क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं या फिर आरआरबी, तो वहां पर जो फाइनेंसिंग होती है वो डायरेक्टली यूजर्स को कर दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी एलडीबीज हो गए या फिर पैट, ये सारे जितने भी फाइनेंसिंग एजेंसी है, ये लोग क्या करती है ना, जो रूरल हाउस होल्ड है उनसे ये डिपॉजिट कलेक्ट करती है। इसके अलावा जो भी पोस्ट ऑफिस हो गया, ये लोग, ये सब क्या है, सेविंग बैंक्स हो गए, ये सब भी क्या है, रूरल एरिया में ज्यादा एक्टिवली काम करती है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या होगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले बैंक। अब हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज क्या होता है? जो मतलब अनऑर्गेनाइज है, समझ में ही आ गया होगा, जो जिसमें ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। वैसे डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंसिंग में आपको एक एग्रीमेंट बनता ही है, चाहे आप ऑर्गेनाइज तरीके से करो या अनऑर्गेनाइज। तो अनऑर्गेनाइज क्या हो गया? जैसे आप किसी से बोरो कर रहे हो, उधार ले रहे हो, ठीक है, तो आप किससे उधार लोगे? या तो रिलेटिव फ्रेंड से लोगे, या फिर मनी लेंडर से लोगे, या फिर जो भी ट्रेडर्स या फिर कमीशन एजेंट्स होते हैं उनसे आप लोगे। ठीक है, तो रिलेटिव एंड फ्रेंड्स क्या हो गए? तो आप क्या करते हो? एज ए लोन के तौर पे, ठीक है, आप क्या करते हो? बोरो करते हो, मनी बोरो करते हो अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से। ठीक है, तो बेसिकली जो आप रिलेटिव या फ्रेंड से कभी कभी लेते हो तो वो बेसिकली इंटरेस्ट फ्री होता है। उसमें आपका अपना रहता है कि आप उसको कितना परसेंटेज देना चाहते हो या देना भी चाहते हो कि नहीं। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो? बोरो कर रहे हो। ठीक है,
मनी लेंडर्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, छोटे फार्मर्स को क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, ठीक है। मतलब उनको कुछ इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या करते हैं, सोर्स ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो जो मनी लेंडर्स है ना, ये एक तरीके का रूरल एरिया में मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का काम करती है, ठीक है। और क्योंकि रूरल एरियाज में जो भी लोग होते हैं उनको ज्यादा बैंक्स का एक्सेसिबल पता नहीं होता है, या फिर कोई अदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में एक्सेस नहीं रहता है, इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, मनी लेंडर से फाइनेंस करवाते हैं। इसके अलावा आपका आता है ट्रेडर और कमीशन एजेंट। ऑब्वियसली हर जगह एजेंट्स काम करती है। तो बेसिकली जो ट्रेडर और कमीशन एजेंट्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है किसके, फार्मर्स के। तो जितने भी इनके फाइनेंसिंग होती है वो बेसिकली कैसे होते हैं, तो प्रोडक्ट के परचेज का एडवांस पेमेंट के तौर पे ये लोगों को क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, ठीक है। अब आपका क्या आता है, कौन कौन से वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और वो किस फील्ड में काम करती है हमारे इंडिया में रूरल फाइनेंस के थ्रू। तो वो सब देख लेते हैं। तो पहला आपका हो गया आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, तो बेसिकली जो आरबीआई है वो क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। और साथ ही यह रेगुलेटरी बॉडी भी है, मतलब ये ओवरऑल सारी मॉनेटरी और पॉलिसी बनाती है। किसके रिलेटेड, तो हमारे इंडिया में फाइनेंसिंग चीजें क्या होगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी, फिर फाइनेंसिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस रेट से होगा, ये सारी चीजें क्या करती है, आरबीआई तय करती है। तो ये क्या है, एक तरीके का रेगुलेटरी बॉडी भी है। और ये बेसिकली किसके अंडर में आती है, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आती है, ठीक है। इसके अलावा आपका है नबार्ड। नबार्ड क्या है, तो आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह क्या है, ये भी एक अपेक्स रेगुलर बॉडी है, जो बेसिकली जो भी रूरल बैंक्स है, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स के का ये ओवरऑल रेगुलेशन देखती है, ठीक है। इसके अलावा यह इंडिया के अंदर जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसके साथ भी ये इनका क्या है, एक टाई अप है। और ये बेसिकली किसके फील्ड में काम करती है, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है। ये भी बेसिकली आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। अब आता है आपका रीजनल रूरल बैंक। तो आरआरबी क्या है, तो आरआरबी बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ऑन्ड है, ठीक है। और इस ये बेसिकली इसके अंदर आपको बहुत सारे इंडिया के कमर्शियल बैंक्स आते हैं, जो बेसिकली रीजनल लेवल पे काम करती है हर एक स्टेट में, मतलब इंडिया के डिफरेंट स्टेट में रीजनल लेवल पे ये एज अ कमर्शियल बैंक काम करती है, ठीक है। अब क्या है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, एलडीबी क्या है, तो लैंड डेवलपमेंट बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ बैंक है हमारे इंडिया में। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, कि एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करना है और लैंड करप्शन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अवॉइड करवाना है, ठीक है। तो ये उस वे में जाके काम करती है। अब है कोऑपरेटिव बैंक क्या है, तो देखो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम जो है हमारे इंडिया में वो बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या रहे, इंश्योर रहे। इसमें बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर आती है। जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 टायर सिस्टम पे काम करती है। जो पहला हो गया आपका विलेज लेवल पे, जो क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। और स्टेट लेवल पे जो आती है वो क्या आती है, एससीबी, जो कि आपका क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। अब इसके बाद है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्या है, तो यह भी क्या है, एक इंडिया का एक सेक्यूरिटी इंश्योरेंस है, ठीक है। या फिर ये कह लो, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। ये भी बेसिकली आपका किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। आप एलआईसी के बारे में जानते हो कि आप इसमें क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो अपनी मनी, इसमें क्या करते हो, सेव करते हो, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करती है ना, हर एक अलग अलग तरीके से आपको इंश्योर करती है, किसके मामले में, तो मनी के मामले में। अब आपका क्या है, आपको नेशनल बैंक ऑफ इंडिया मतलब नाबार्ड के बारे में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, उसका विजन क्या और मिशन क्या है, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, ठीक है, बहुत जरूरी है किस मामले में, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के मामले में। इसके लिए क्या चाहिए कि हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके अंदर ये क्लियर रहनी चाहिए कि उनकी जो प्लानिंग होनी है, हाँ, अर्ली स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक किससे रिलेटेड, तो फ्लो ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से रिलेटेड, वो उनको क्या होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि कैसे हमें फ्लो ऑफ क्रेडिट को शुरुआत अर्ली स्टेजेस से प्लानिंग तक कैसे करनी है, ठीक है। तो इसमें जो आगे आती है वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो इसके लिए क्या किया गया, जो रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बेसिकली आपका क्या है, इंडियन गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, जो किस लेवल पे काम करती है, आपको सेंट्रल लेवल पे काम करती है। इसमें आपको कुछ कमिटीज हैं, कमिटी जो बेसिकली फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल एक्सपेक्ट आते हैं वो सारी चीजों को वो देखती है, ठीक है। तो बेसिकली जो कमेटी जो फॉर्म की गई वो 30 मार्च 1979 के में की गई, किसके अंडर में, तो चेयरमैनशिप आपका श्री बी सीवारामन के अंडर में, ठीक है, जो कि उस समय क्या थे, फॉर्मर मेंबर प्लानिंग कमीशन थे, ठीक है। तो कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 28 नवंबर 1979 को सबमिट की। उन्होंने यह आउटलाइन किया कि क्या जरूरी है, तो अनडिवाइडेड अटेंशन प्रोवाइड करने के लिए नए ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस की जरूरत है, या फिर एक फोर्सफुल डायरेक्शन की जरूरत है, या फिर कुछ पॉइंट को फोकस करने की जरूरत है जो किसको रिलेट करता हो, तो क्रेडिट से रिलेटेड जो भी इशू आ रही है, हाँ, या फिर जो भी क्रेडिट रिलेटेड इशू है जो कि आपको रूरल डेवलपमेंट के साथ आ रही है, उसको ये क्या करती है, हाईलाइट कर रही थी, ठीक है, उसको ये आउटलाइन करने की जरूरत थी। तो इन्होंने रिकमेंडेशन ये दिया कि एक यूनिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन करने की जरूरत है, जो बेसिकली ये सारे एस्पिरेशन को क्या करे, वो एड्रेस करता हो। तो उसके लिए क्या किया गया, नबार्ड का फॉर्मेशन किया गया, जो बेसिकली हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, हाँ, 1981 के एक्ट 61 के थ्रू इसको अप्रूव्ड किया गया, ठीक है। यह बेसिकली मतलब हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा जो नेशन की सर्विस को ये डेडिकेट करता है। और यह कब स्टार्ट किया गया, कब इसको अप्रूव किया गया, तो 5 नवंबर आपको 1982 में, ठीक है। इसका रीजन क्या रहा, रीजन ये रहा कि नेशन के लिए, नेशन को एक डेवलपमेंट बैंक की जरूरत है जो बेसिकली रूरल प्रोस्पेरिटी को फुलफिल करता हो, ठीक है, मतलब रूरल एरियाज में फ्लो ऑफ क्रेडिट को क्या करें, इंश्योर करना है, उसके लिए हमें बैंक ऑफ डेवलप मतलब डेवलपमेंट करना है, किसकी, बैंक का। मिशन क्या था कि प्रमोट क्या करना है आपको, सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल एरियाज में, ठीक है, किसके थ्रू, तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन के थ्रू हमें क्या प्रमोट करना है, सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, इनोवेशन करनी है, टेक्नोलॉजी या फिर जो भी प्रोस्पेरिटी मतलब रूरल प्रोस्पेरिटी को सिक्योर करने के लिए जो जो चीजें जरूरत है, जैसे आपका इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन, इसके थ्रू हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर या फिर ये कह लो सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ठीक है। अब आता है आपका आरआरबी। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो 1970s के मिड में इंडिया रियलाइज किया गया कि ज्यादा से ज्यादा सिस्टमेटिक और कंसंट्रेटेड एफर्ट की जरूरत है, जिससे क्या किया जाए, रूरल क्रेडिट को मतलब फिर इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट के फ्लो को स्ट्रेंथन किया जाए, जिसका व्यू क्या हो, रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना। तो उसके लिए क्या क्या प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री या फिर अदर जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होते हैं रूरल एरिया में, जो पर्टिकुलरली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हो गए या फिर एग्रीकल्चर लेबरर हो गए, आर्टिसन, इन लोगों को क्या करने की जरूरत है, एक फंडिंग की, इनको फाइनेंसिंग करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए क्या बैठाया गया, रीजनल लेवल पे बैंक, ठीक है। तो जो भी वर्किंग ग्रुप थे जो आपको बेसिकली श्रीमा नरसिम्हन के अंदर में आ रहे थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक न्यू टाइप का इंस्टीट्यूशन का स्टैब्लिश करना चाहिए, स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जिस जो क्या करता हो, बेसिकली जो भी एफर्ट्स हैं कमर्शियल हो गए या फिर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हो गए रूरल सेक्टर में, उसका एक सप्लीमेंट के तौर पे वो काम करे, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्टार्ट किया गया, रूरल बैंक्स का स्टार्टिंग किया गया, और उन्हें सबसे पहले ऐसे रीजन में स्टैब्लिश किया गया जहां पर जो भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट सेक्टर्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, वो क्या है, वीक, जहाँ पर लोग को ज्यादा समझ नहीं थी, जहाँ पर बैंक्स नहीं थे, जहाँ पर फंडिंग लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे जगह ऐसे क्रेडिट एग्जिस्टिंग क्रेडिट स्ट्रक्चर जहाँ पर क्या था, वीक था, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट क्या हुआ हमारा रीजनल रूरल बैंक, जो बेसिकली किस लेवल पे काम करती है, क्षेत्रीय लेवल पे। तो आरआरबी ने बहुत अच्छा सक्सेस गेन किया
लोगों को रिमोट एरियाज में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने में। इसके अलावा ऐसे एरियाज में जहाँ पर बैंक थी ही नहीं, या फिर ऐसे क्या किया गया, ऐसा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल कराया गया ऐसे एरिया में जो क्या है वीकर सेक्शन है। ठीक है, तो किसके थ्रू? तो रीजनल रूरल बैंक के थ्रू। तो जितने भी आरआरबी थे वो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक के तौर पे काम कर रहे थे, और इसके अलावा मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स डायरेक्टली देने के अलावा यह क्या कर रही थी, सेविंग्स को भी, मतलब रूरल सेविंग को भी मोबिलाइज कर रही थी। इसके अलावा यह लोन्स एग्रीकल्चर के लिए या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, रिटेल ट्रेड, स्मॉल इंडस्ट्री जो भी रूरल सेक्टर में होने, उसको ये लोन्स भी सेक्शन करती है। इसके अलावा दे ऑल्सो स्पेशली, ये बेसिकली ऐसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के ग्रुप को टारगेट करती है, उसको कवर करती है, जो बेसिकली क्या है, लैंडलेस लेबरर्स हैं, ये सारे लोग हैं। और यह किसके अंदर आता है? आपको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा के अंदर आता है, जिसका मोटिव क्या था कि क्रेडिट को क्या करना, एक्सटेंड करना। कहाँ पर? तो रूरल एरियाज के पुअरेस्ट से पुअर जगहों पे। ठीक है, तो ये जो बैंक है बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस को एक्सटेंड करती है, किसको? तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली आपको लोकल रीजन में काम कर रही है, जिससे वहां का फाइनेंशियल बेस को क्या किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है आरआरबीज का वो देख लेते हैं। तो इसका कहना यह था कि जो भी रूरल एरियाज है, रूरल क्षेत्रीय इलाका है, वहां पर डोर स्टेट में क्या करना, बैंक प्रोवाइड करना, ताकि लोग को ज्यादा दूर भी ना जाना पड़े, वो अपने ही एरियाज में उनको फाइनेंशियल क्रेडिट मिलता रहे। ठीक है, तो ऐसे एरिया में जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको क्या करना, चीप रेट पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को अवेलेबल कराना। इसके अलावा ये रूरल सेविंग को क्या करती है, मोबिलाइज करती है, इसको चैनलाइज करती है, जिससे जो भी रूरल एरियाज में एक्टिविटी होनी है उसको क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए। इसके अलावा रूरल एरियाज में ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है, जो भी रूरल क्रेडिट्स होती, जो भी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है उसकी भी कॉस्ट को ये क्या करती है, सारी लुक आफ्टर करती है, मतलब कम इंटरेस्ट रेट में लोगों को क्या करती है, ये फाइनेंस करती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कहीं से कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट में पूछो, अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। हाँ, थोड़ा सा वॉइस से रिलेटेड इशू है, क्योंकि एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि मेरे पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी वॉइस में या फिर कभी वीडियोस में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हार्टली सॉरी। मैं बहुत जल्द से जल्द ये इशू को भी ठीक करने की कोशिश करूंगी। और ठीक है, बाकी मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आ रही हूँ। और थोड़ी सी एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि मैं वर्किंग में हूँ अभी फिलहाल, तो वीडियोस आने में थोड़ी सी लेट हो रही है, बट मैं कोशिश करूंगी अपने एग्जाम से पहले आपको पूरी वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करके दे दूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।